नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव से पहले न्यूज 18 पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है तो तीनों काले कानून नहीं लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है। कहा है उन्होंने कि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इस कानून के खिलाफ है, केंद्र पर दबाव बना रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सरकार बनती है उत्तराखंड में तो हम इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ा है। तो 3 कानून बिल आप लोग अगर सरकार आती है तो लागू नहीं करेंगे? सोनिया जी और राहुल जी लगातार किसानों की बात को कह रहे हैं और 3 काले कानूनों को वापस बंद करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी निश्चित रूप से जो 3 काले कानून है उसे हम अपने राज्य में जो है पारित नहीं होने देंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस बार कठिनाई बड़ी है। 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। एक तरफ बतौर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को प्रदेश की 70 विधानसभाओं पर संगठन को मजबूती देनी है, वहीं हरिद्वार सीट पर बीजेपी के ही कुछ नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर मदन कौशिक लगातार जीतते चले आ रहे हैं। मदन कौशिक अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस बार हरिद्वार में मदन कौशिक खुद के ही कुछ बीजेपी नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी खुलकर कुछ भी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़कर एक सीट पर सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मुखिया के नाते पूरा दायित्व निभा रहे होते हैं, तो ऐसे में अपनी एक सीट पर उनको सीमित होकर ध्यान दे पाना, फोकस कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। पार्टी क्या निर्णय लेगी, किसको टिकट देगी, ये विषय उस समय का होगा और निश्चित रूप से जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जाएगा। हालांकि मदन कौशिक आगामी विधानसभा चुनाव को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते, जबकि बीजेपी में टिकट की खींचतान पर कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल जी अध्यक्ष रहते हुए बड़े मार्जिन से जीते थे, भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़े मार्जिन से जीते थे। ऐसा राजनीति में संतुलन बिठाना ये एक सामान्य बात है। में आ रहा है कि बीजेपी इस पे गहन मंथन कर रही है कि अपने चेहरों को बदला जाए, और ये इस बात का सीधा सीधा एक प्रमाण है सभी जनता के सामने कि वो इस बात को साबित करता है कि उनके लोगों के द्वारा काम नहीं किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट के चुनाव के लिए फूंक कर कदम रख रही है। साल 2017 में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत मिला था, वहीं कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और अब हरिद्वार सीट का गणित आपको बताते हैं। हरिद्वार जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। हरिद्वार नगर सीट से मदन कौशिक विधायक रहे हैं, 4 बार से लगातार जीत रहे हैं यहां से मदन कौशिक। लेकिन इस बार कई और बीजेपी के उम्मीदवार नजरें गड़ाए हुए हैं सीट पर। अब सवाल यह है कि क्या जो पूरी पार्टी को संभाल रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में, उनकी सीट खुद की बची रहेगी या किसी और के नाम हो जाएगी ये हरिद्वार की सीट। और हरिद्वार सीट में क्या क्या मुद्दे हैं ये भी आपको समझाते हैं। एक नजर में आप समझिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमेशा यहां पर सवाल उठते रहे हैं। शहर में जलभराव भी एक बड़ा मुद्दा है। शहर के ज्यादातर इलाकों में शराब पर प्रतिबंध है। अवैध शराब और स्मैक की तस्करी एक यहां पर हमेशा ये मुद्दा उठता रहता है। नगर निगम में इस वक्त कांग्रेस की मेयर हैं। विधायक के बीच तनातनी से काम भी यहां पर प्रभावित होता है। मेयर और विधायक के बीच अक्सर तनातनी सामने आती रहती है और इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। और अब रुक करते कुमाऊं का।
तो 2022 चुनाव करीब देख करके नेताओं में जोश भरता जा रहा है। नेता चाहे बुजुर्ग हों या जवान, दोनों की उम्र भूल चुनावी टक्कर देने के मूड में हैं। ऐसे ही हाल में नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट से है, जहां एक बुजुर्ग कांग्रेसी नेता की हुंकार से सियासी माहौल गरमा गया है। उत्तराखंड में 2022 चुनाव की हलचल तेज है। चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ही टिकट के दावेदारों ने अपने दांव चलना भी शुरू कर दिया है। ऐसा ही दांव चला है हल्द्वानी की लालकुआं विधानसभा से 80 साल के बुजुर्ग कांग्रेसी नेता हरीश चंद्र दुर्गापाल ने, जो उम्र को भूल पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के मूड में है। मेरे जो काम पुराने रह गए उनको मैं पूरा करूं, ये सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है। चाहे एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे सड़कों में हो। अपने अनुभवी और बुजुर्ग नेता का जोश देख समर्थक भी उत्साहित हैं और एक बार फिर लालकुआं के दुर्ग पर दुर्गापाल को विधायक बनते देखना चाहते हैं। और उनका जो कहना है या जो हमारे कई जनप्रतिनिधि आगे आने के लिए तैयार हैं चुनाव प्रक्रिया मैदान में कि दुर्गापाल जी की उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी उम्र कुछ नहीं हुई है। काम करने वाला आदमी की उम्र लास्ट सांस तक भी काम करता है। हरीश रावत सरकार में निर्दलीय विधायक के तौर पर मंत्री रहे हरीश रावत चंद्र दुर्गापाल की वैसे तो ये अंतिम राजनीतिक पारी है, लेकिन पार्टी में टिकट के दूसरे दावेदार उन्हें वॉक ओवर देने के मूड में नहीं, इसीलिए वो भी मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। 2017 में मेरा जब हक था कि मुझे टिकट देना चाहिए था, क्योंकि उन 5 वर्षों में मैंने कांग्रेस को सींचने का और संवारने का काम किया। और उसके पश्चात क्या हुआ कि 17 में मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो भाई टिकट नहीं दिया गया तो मैं भी मेरे अपने समर्थकों के दबाव में जो मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ा और मैंने बहुत कड़ी टक्कर दी। हालांकि दावों के बीच कांग्रेस का टिकट किसकी झोली में गिरेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जीवन के 80 बसंत देख चुके दुर्गापाल के दावे से लालकुआं की सियासत गर्म जरूर है, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज करना साल 2012 में कांग्रेस को भारी पड़ चुका है। ऐसे में लालकुआं से कांग्रेस के टिकट का फैसला आसान नहीं रहने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब इस लालकुआं सीट का गणित भी आप समझिए। नैनीताल जिले के में मौजूद है ये लालकुआं की सीट। नैनीताल जिले की मैदानी सीट है लालकुआं। साल 2017 में बीजेपी के नवीन दुमका यहां से विधायक बने थे। कांग्रेस के हरीश चंद्र दुर्गापाल की यहां से हार हो गई थी। लालकुआं सीट पर 1.17 लाख से ज्यादा वोटर हैं। वोटरों में 56,000 से ज्यादा महिला वोटरों की तादाद है और पुरुष मतदाताओं की संख्या है 62,000 के करीब। और पूर्व सीएम हरीश रावत कुछ न कुछ नया करके सुर्खियों में बने रहते हैं। यह उनका पुराना तरीका रहा है। इस बार हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सीरीज शुरू किया है। जीवन के संघर्ष के इस सीरीज को चुनाव से पहले हरीश रावत के इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उनके विरोधियों का भी कहना है कि यह कहानी ज्यादातर नेताओं की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत को मंचों से भाषण देते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार हरीश रावत किसी मंच से नहीं बल्कि एक वीडियो सीरीज के जरिए अपने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। सीरीज के पहले वीडियो में हरीश रावत ने अपने पैदा होने और उसके बाद माता पिता के संघर्ष की कहानी बयां की है। एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। हरीश रावत की ये सीरीज चुनाव से करीब 4 महीने पहले शुरू हुई है, इसीलिए इसे हरदा का इमोशनल कार्ड भी कहा जा रहा है। लेकिन हरदा का कहना है कि इमोशनल कार्ड नहीं, उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। इमोशनल कार्ड के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री के रूप में मेरी
अभिव्यक्ति को जो मैंने फेसबुक में भी डाली थी, देखिए, तो उसमें भी मैंने महिलाओं के लिए जब भी कोई योजना बनाई तो अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई यादों को मानस पटल पर चित्रित करके बनाए। हरीश रावत किसी भी बात को आसानी से इमोशन से जोड़ने में माहिर है और चुनाव से पहले इस वीडियो पर विरोधी भी कुछ नहीं कह पा रहे। 2016 में कांग्रेस से बागी हुए हरक सिंह रावत का कहना है कि ऐसी कहानी उत्तराखंड के कई नेताओं की है, जिनमें वो खुद पूर्व सीएम निशंक भी शामिल हैं, जिन्होंने पैंट की जगह नेकर से काम चलाया और ऐसा ही संघर्ष देश के प्रधानमंत्री ने भी किया। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो आज जितने भी लोग हैं, मैं सोचता हूँ कुछ लोगों को छोड़ के जाए तो सब उसी परिस्थितियों में रहे। वो केवल हरीश रावत जी ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि चाहे निशंक जी हूँ, चाहे मैं हूँ, सभी उन परिस्थितियों में रहे। प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष और चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने के सफर की चर्चा पूरी बीजेपी और पब्लिक करती है। ऐसे में चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व सीएम हरीश रावत के संघर्ष की इमोशनल कहानी कांग्रेस और जनता में कितना असर छोड़ पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जी हाँ, तो चुनाव के दिनों में ऐसी तस्वीरें अक्सर आपको देखने को मिलेंगी और चुनाव में किसान भी केंद्र में हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की गर्मी नेताओं तक भी पहुंच रही है। कभी कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा रहे और वर्तमान सरकार में मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर में विधायक हैं, मगर अब पिछले कुछ महीनों से उन्होंने पहाड़ की तरफ मूवमेंट तेज कर दिया है, जिससे उनकी सीट को लेकर नई चर्चा तेज हो रही है। दलित वोटरों पर असर डालने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की सक्रियता नैनीताल में ज्यादा बढ़ी है। किसान आंदोलन की गर्मी से नैनीताल की ठंडक मंत्री यशपाल को इस कदर भा रही है कि कुछ ही महीनों में उनके कई बड़े कार्यक्रमों के जरिए करोड़ों की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बोर्ड लगा दिए गए। खुद की विधानसभा से ज्यादा बेटे संजीव आर्य के क्षेत्र में यशपाल की सक्रियता बढ़ने पर लोग कयास लगा रहे हैं, क्या मंत्री जी किसान आंदोलन की गर्मी से उपजी सीट पर खतरे को देखकर पहाड़ तो नहीं आ रहे। हालांकि मंत्री ने क्या कहा वो आप भी देखिए। जहाँ से मुझे आमंत्रण होता है मैं निश्चित रूप से वहाँ जाता हूँ। मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में हमें पूरे प्रदेश के बारे में हमें सोचना चाहिए और उस हर क्षेत्र के बारे में हमें काम करना चाहिए, हर क्षेत्र में काम करना चाहिए। यशपाल राज्य के बड़े दलित नेताओं में शुमार हैं और 2017 में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब किसान आंदोलन के चलते बाजपुर में सिख वोटर सरकार से नाराज है, तो वहीं 12 गांवों के 20,000 लोगों के मालिकाना हक के मुद्दे ने भी सीट को संकट में डाला है। अब ऐसे में यशपाल को लेकर पहाड़ के अलावा हल्द्वानी सीट की भी चर्चा चल रही है। कालांतर में पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में चले गए थे, उनको हमारी जो तराई में जो किसान आंदोलन का प्रभाव जहां अभी दिख रहा है, वहां उनको राजनीति बहुत अनिश्चित लग रहा है और वो पहाड़ की ओर उनकी पुनर्वापसी हो रही है। 2022 में यशपाल आर्य के पहाड़ की तरफ लौटने के साथ ही चर्चा ये भी तेज हो चली है कि वो घर वापसी यानी कि कांग्रेस में भी लौट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो यशपाल आर्य के लिए सीटों का गणित उनके ही मुताबिक बन सकता है, क्योंकि उनके साथ उनके बेटे का कॉम्बो ऑफर हमेशा ही रहता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पिथौरागढ़ में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 3:40 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है, जबकि भूकंप का केंद्र लुमती के पास रहा। लुमती के पास था यह भूकंप का केंद्र। 3.1 की तीव्रता वाला जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिथौरागढ़ में ये भूकंप के झटके हल्के झटके महसूस किए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में बीजेपी केंद्रीय नेताओं के बूते आचार संहिता से पहले चुनावी माहौल को परवान चढ़ाना चाहती है, और इसके लिए वो किसी न किसी बहाने केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को उत्तराखंड लाने में जुटी हुई है।
उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी शुरुआत में आचार संहिता भी लग जाएगी। इससे पहले बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास कर देना चाहती है और इसी बहाने वो केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड लाकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे चुनाव में विपक्ष पर बढ़त लेने में मदद मिलेगी। फायदा होगा क्योंकि ठीक है, कोविड के कारण हमारे 1.5-2 साल खराब हो गए। देखो, आपको लगता होगा या लोगों को लगता होगा या विपक्ष को लगता होगा कि भाई एकाएक इस समय क्यों तेजी के साथ प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है, गृह मंत्री जी का हो रहा है, रक्षा मंत्री जी का हो रहा है, सभी मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, तो आखिर क्यों हो रहे हैं? वैसे भी हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड ला रही है। अक्टूबर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अक्टूबर या नवंबर में प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है। सभी दौरों में जनसभा भी आयोजित की गई है। राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, उनके मार्गदर्शन में और ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की जारी है। यहाँ कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। पीट की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज